नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए और अपनी विशेष राय के साथ मौजूद है मेरे साथ खेल पत्रकार धर्मेंद्र पंत। धर्मेंद्र, स्वागत है आपका। नवीन, आपको और श्रोताओं को नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 और स्वर्ण पदक अपने नाम किए। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से बर्मिंघम में शुरू, और भारत की महिला हैंडबॉल टीम ने कजाकिस्तान के अल्माटी में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता। न्यूजीलैंड में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल सुबह 6 बजे से एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। प्रतियोगिता में वेस्टइंडीज और पाकिस्तान को हराकर भारत तीसरे स्थान पर बना हुआ है, जबकि न्यूजीलैंड ने उसे हराया था। वहीं इंग्लैंड अपने तीनों मैच हार चुका है। धर्मेंद्र, कल का जो मुकाबला होगा वो भारत के लिए खासतौर पर बेहद इंपॉर्टेंट मुकाबला होगा, क्योंकि चौथा मैच होगा भारत का और इस समय भारत तीसरे स्थान पर बना हुआ है। इंग्लैंड के साथ जब हम खेलेंगे तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव इंग्लैंड पर होगा, क्योंकि हम मैच जीत कर आ रखे हैं, वो 3 मैच हार कर आ रखे हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि इंग्लैंड की स्थिति जो अभी है वो इस तरह से है कि उसके लिए अब चारों मैच जो बाकी बचे हुए हैं, करो या मरो वाले हैं, उसको अगर मौजूदा चैंपियन है और अगर उसको फिर से अपनी ट्रॉफी बरकरार रखनी है तो बाकी चारों मैच जीतने होंगे। कहीं ना कहीं इसका दबाव होगा, लेकिन ये मत भारत को उसको हल्के से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हर मैच अब सेमीफाइनल जैसा है, तो वो उसी तरह की तैयारियों के साथ उतरेगा। एमी जोन्स जो उनकी विकेटकीपर बल्लेबाज हैं वो फॉर्म में आ चुके हैं। टैमी ब्यूमॉन्ट बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। एक्लिस्टन की गेंदबाजी बेहतरीन रही है, नंबर 1 बन गई है। तो एक ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड को आप किसी भी एंगल से, किसी भी कोण से आप हल्के से ले सकते हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने अगर अभी तक कैच नहीं छोड़े होते, कई चांस उन्होंने गंवाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वो आखिरी ओवर में हार गए, तो बहुत करीबी मैच उन्होंने गंवाए हैं। तो ऐसा नहीं कि एक तरफा मुकाबला रहा। भारत की जहां तक बात है तो ये कह सकते हैं कि एक न्यूजीलैंड ने उसको हरा दिया, बाकी मैचों में उसने एक तरह से एक तरफा जीत दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं टीम का मनोबल बढ़ा होगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना जो हमारी मुख्य बल्लेबाज हैं सीमित ओवरों के लिए, जिन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, वो फॉर्म में आ गई हैं। जी, हालांकि भारत ने वेस्टइंडीज को करारी शिकस्त दी थी, लेकिन जिस तरह से वेस्टइंडीज के बल्लेबाज बैटिंग कर रही थी उस समय शुरुआती जो 100 रन थे, कोई भी विकेट नहीं गिरा था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भारतीय बॉलिंग जो है वो इन फॉर्म नहीं है। लेकिन उसके बाद जब भारतीय गेंदबाज जब रंग में नजर आई तो एक एक करके सारे विकेट अपने नाम करते गए। कल के मैच में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि राउंड रॉबिन मुकाबले हैं तो शीर्ष 4 में बरकरार रहना और अच्छी पोजीशन पे बरकरार रहना भी बहुत जरूरी है। देखिए नवीन, जब आप गेंदबाजी की बात करते हैं तो इससे पहले हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 मैचों की सीरीज खेली थी, तो उसमें हमारे गेंदबाज नहीं चले थे। अमूमन हमारे बल्लेबाजों ने 250 से अधिक का स्कोर बनाया था, जो कि टीम प्रबंधन का एक शुरू से लक्ष्य रहा है कि हम 250 से अधिक का स्कोर बनाएंगे। अगर हमारी बल्लेबाज चलती हैं तो निश्चित तौर पर हम 250 नहीं, हम अगर 300 पिछले मैच में बना सकते हैं तो गेंदबाजों को पर ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 3 मैचों में कम से कम मेघना सिंह, पूजा वस्त्राकर और जो हमारी झूलन गोस्वामी हैं जो सबसे अनुभवी हैं, तीनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। राजेश्वरी गायकवाड़ स्पिन विभाग में बहुत अच्छे कर रही है, और इसने जो है स्पिन विभाग में और नहीं ऑलराउंडर के रूप में 2 हमारी बहुत अच्छी खिलाड़ी उभरी हैं। तो कुल मिलाकर बैलेंस अच्छा है, संतुलित टीम है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत को आगे ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है, जो कि लगातार 4 मैच जीत चुका है, 4-0 से आगे। फिर बांग्लादेश से भिड़ना है और आखिरी मैच हमारा साउथ अफ्रीका से होगा। और साउथ अफ्रीका इसलिए खतरनाक टीम बन गई है क्योंकि अभी तक उसने अपने तीनों मैच जीते हैं और अच्छी टीमों को हराया। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि साउथ अफ्रीका ने पिछले साल हमसे जो लखनऊ में सीरीज खेली गई थी, हमारी धरती पर खेली गई थी, उस सीरीज में भारत को हराया था। तो कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव हमारे खिलाड़ियों पर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रहेगा। तो आगे 3 में से 2 मैच कठिन है, तो इस मैच को भारत को जीतना ही होगा। कल का मैच जीतना होगा और अपनी पोजीशन पर बरकरार रहना होगा, क्योंकि राउंड रॉबिन मुकाबले में अगर भारत तीसरे नंबर पर रहता है तो उसका मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया से होगा, जहां तक अभी जो दिखाई दे रहा है पॉइंट टेबल में।
नहीं, पहला, तीसरा और दूसरा चौथा राउंड रॉबिन में दूसरा और तीसरा होगा और पहला और चौथा होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से कभी भी मुकाबला आपका आसान नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लगातार अच्छी फॉर्म में। अब आप देख सकते हैं कि जब से पिछला वर्ल्ड कप खेला गया, उन्होंने लगातार 30 में से सिर्फ एक मैच गंवाया था, और वो आपको ध्यान होगा कि वो भारत ने ही उनका विजय कर्म रोका था। तो कहीं ना कहीं एक टीम जो अभी ये कह सकते हैं कि 34 मैच में सिर्फ एक मैच उसने गंवाया है, तो उस टीम के खिलाफ खेलना कतई किसी भी दृष्टिकोण से आसान नहीं होगा। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज सुबह 11वां मैच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच ये मैच था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीत लिया, बहुत आसानी से जीत लिया। 132 रन का लक्ष्य था और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 3 विकेट खोए और 118 गेंद में जो है लक्ष्य हासिल कर लिया। और जैसा कि धर्मेंद्र ने बताया कि अब भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। कल के मुकाबले के बाद कल इंग्लैंड के साथ मुकाबला है। 19 मार्च को जो है भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा, और ये भी बहुत एक जबरदस्त मुकाबला होगा दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि दोनों ही टीमों को जीतना बहुत जरूरी होगा। ऑस्ट्रेलिया कोई मैच नहीं हारी है, भारत एक मैच हार जाता है। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया से जीत जाता है तो पोजीशन में बहुत फर्क हो जाएगा। इससे पहले ये देखते हैं कि भारत का इंग्लैंड के अगेंस्ट प्रदर्शन किस तरह का रहता है। ये काफी कुछ इस पर निर्भर करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी इंग्लैंड को हरा चुका है, और कहीं ना कहीं बाद में रन गति मैटर करेगी। और ऑस्ट्रेलिया भी बड़े अंतर से मैच जीता है, भारत ने अपने दोनों मैच अच्छे अंतर से जीते हैं। तो जब अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो तब रन गति काफी वहां पर काफी अहम हो जाएगी। और अब बात आईपीएल की। आईपीएल टूर्नामेंट का पहला मैच 26 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी सिर्फ लीग मैचों के वेन्यू और तारीख सामने आई है। प्लेऑफ और फाइनल की स्थिति साफ नहीं हो पाई है। फाइनल मैच 29 मई को खेला जाएगा, लेकिन इससे पहले आईपीएल के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। सुनते हैं नईम की रिपोर्ट। आईपीएल के 15वें सीजन की शुरुआत 26 मार्च से होने वाली है। इससे पहले बीसीसीआई ने टूर्नामेंट के कुछ नियम बदल दिए हैं। इस बदलाव में टीमों की प्लेइंग 11 से लेकर डीआरएस तक के जुड़े नियम शामिल हैं। किसी टीम में अगर कोरोना से जुड़े मामले सामने आते हैं तो उसकी प्लेइंग 11 में बदलाव किया जा सकता है। अगर टीम प्लेइंग 11 तैयार नहीं कर पाती है तो उस मैच को बाद में फिर से शेड्यूल किया जाएगा। अगर बाद में भी मैच नहीं हो पाता है तो फिर मामले को तकनीकी समिति के पास भेजा जाएगा। बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा, अगर कोरोना के कारण मैच के लिए कोई टीम 12 खिलाड़ी जिसमें 7 भारतीय हों और एक सब्स्टिट्यूट के साथ मैदान में उतरने में असमर्थ होती है तो बीसीसीआई सीजन के बीच में मैच दोबारा आयोजित करने का प्रयास करेगी। अगर ये भी संभव नहीं होता है तो इस मामले को आईपीएल की टेक्निकल कमेटी को भेजा जाएगा, जिसका फैसला अंतिम होगा। इसके अलावा अब हर पारी में टीमों को 1 के बजाय 2 डीआरएस मिलेंगे। साथ ही बोर्ड ने हाल ही में मेरिल बोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की ओर से बदले गए कैच के नियम को भी टूर्नामेंट में लागू करने का फैसला किया है। एमसीसी के नए नियम के अनुसार अगर कोई भी बल्लेबाज कैच आउट होता है तो स्ट्राइक बदली हुई नहीं मानी जाएगी और नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक पर आएगा। अगर कैच ओवर की आखिरी गेंद पर होता है तो स्ट्राइक बदली जाएगी। प्लेऑफ और फाइनल में टाई ब्रेकर के नियम को भी बदला गया है। अगर किसी प्लेऑफ या फाइनल मैच में मुकाबला टाई होने के बाद सुपर ओवर नहीं हो पाता या सुपर ओवर के बाद जरूरत पड़ने पर अगला सुपर ओवर नहीं हो पाता है तो मैच के विनर का फैसला लीग स्टेज में दोनों टीमों के रिजल्ट के आधार पर किया जाएगा। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। वहीं बेंगलुरु में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को 238 रन से हराकर 2 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। दोनों पारियों में 50 बनाने वाले श्रेयस अय्यर मैन ऑफ द मैच चुने गए, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड था वो ऋषभ पंत के खाते में आया। इसके साथ ही ये मैच कई रिकॉर्ड्स के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। सुनते हैं नीलम की रिपोर्ट। श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में अश्विन ने सबसे ज्यादा 12 विकेट लिए। इसके साथ ही अश्विन ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC में अपने 100 विकेट भी पूरे कर लिए। अश्विन ये उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन ने WTC के दोनों सीजन को मिलाकर 100 विकेट पूरे किए। साल 2019-21 में खेले गए पहले सीजन के 14 मैचों में उन्होंने 71 विकेट लिए थे और 2021-23 के WTC के मौजूदा पीरियड के 7 मैच में अब तक वे 21 विकेट ले चुके हैं। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। सीरीज में उन्होंने 185 रन बनाने के अलावा बतौर विकेट कीपर 5 कैच लिए और 3 स्टंपिंग की थी। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी ने 94 टेस्ट खेले, लेकिन वे एक बार भी प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड नहीं जीत सके थे। साथ ही पंत 24 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड पाने वाले दुनिया के तीसरे विकेट कीपर भी बने हैं। ऋषभ से
पहले इंग्लैंड के एलन नॉट और पाकिस्तान के मोइन खान ने भी ये कारनामा किया है। बेंगलुरु में मिली जीत भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के फुल टाइम कप्तान बनने के बाद टीम की लगातार 14वीं जीत रही। हिटमैन जब से भारत के कप्तान बने हैं तब से भारत ने एक भी मैच नहीं हारा है। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स कैन। क्रिकेट के बाद अब बात मुक्केबाजी की। जॉर्डन के एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंतिम दिन भारत के युवा मुक्केबाज विश्वनाथ सुरेश और वंशज ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने चैंपियनशिप में 15 स्वर्ण, 10 रजत और 14 कांस्य पदक सहित कुल 39 पदक जो हैं वो अपने नाम किए। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट रहा धर्मेंद्र, भारतीय मुक्केबाजों के लिए, चाहे वो पुरुष मुक्केबाज हो या फिर महिला मुक्केबाज हो, दोनों ने ही कमाल कर प्रदर्शन किया है और ये दिखाया है कि आने वाली जो बेंच स्ट्रेंथ है वो सिर्फ मैरी कॉम के भरोसे अब नहीं है, हमारे मुक्केबाज तैयार हैं। देखिए नवीन, अंतर पड़ता है कि जब आपके पास एक मजबूत संस्था होती है तो और उसके जो एक प्रबंधन होती है, एक व्यवस्था होती है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं खेल पर भी दिखाई दे पड़ता है। अगर बीसीसीआई मजबूत है तो क्रिकेट पर अच्छा पड़ रहा है। वही ये हुआ कि भारतीय मुक्केबाजी संघ को जब मजबूत किया गया और वो लगातार अच्छी सुविधाएं मुक्केबाजों को दे रहा है तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी बन रही है। और दूसरी बात सबसे बढ़िया इस पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला कि भारत को अगर 8 स्वर्ण अगर युवा वर्ग में मिले तो उसमें से 6 स्वर्ण महिलाओं ने जीते और जूनियर वर्ग में अगर 7 स्वर्ण जीते तो 5 लड़कियों ने जीते। तो ये देखा जा सकता है कि हमारी लड़कियां एक ऐसा खेल जिसको कभी ये माना जाता था कि वो महिलाओं का खेल ही नहीं है, उस खेल में कितना आगे बढ़ रही है। मैरी कॉम का असर जो आपने बात की, तो कहीं ना कहीं हमें किसी भी खेल में एक रोल मॉडल चाहिए होती है और मैरी कॉम इन सब के लिए निश्चित तौर पर मैरी कॉम ने रोल मॉडल का काम किया। अब लवलीना है, कांस्य पदक विजेता है ओलंपिक की, तो इन सबको देखकर हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और ये एक अच्छा संकेत है। और आने वाले राष्ट्रमंडल खेलों और एशियन खेलों के लिए मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम पूरी तरह से अब तैयार हो रखी है। निश्चित तौर पर हमारी जो सबसे बड़ी बात है कि जब आप खिलाड़ियों को एक्सपोजर देते हैं, उनको बाहर खेलने के लिए भेजते हैं, तो उसका प्रभाव रिंग पर भी दिखता है, उसका प्रभाव खेल पर भी दिखता है और एक प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में दिख रहा है। और जहां तक जूनियर और युवा चैंपियनशिप की बात है तो यहां पर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो कह सकते हैं कि मध्य एशियाई देशों और बहुत स्ट्रांग हैं मुक्केबाजी में, उनको हमने टक्कर दी और उनके खिलाफ कड़े मुकाबले किए और यहां तक कि कुछ मुकाबले बड़े आसानी से भी जीते। तो कहीं ना कहीं अगर हम एशिया की टॉप टीमों को टक्कर देके पदक जीत रहे हैं तो एशियाई खेलों में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहने की पूरी हमें उम्मीद की जा सकती है। फिर धर्मेंद्र जी, एक बात बहुत अच्छी निकल कर आई है कि कजाकिस्तान, जैसे आपने कहा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सशक्त मुक्केबाजों को हराकर हमने पदक उनसे छीन लिए हैं और एक बहुत अच्छी बात है। निश्चित, मैं वही बात कर रहा था कि अगर आपका मुकाबला एक कमजोर टीम से होता है तो आप सिर्फ कुछ आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं, आप वो टेक्निक को अपनी बहुत सुधार नहीं कर सकते हैं। एक नहीं कह सकते हैं कि जब आपके सामने एक मजबूत मुक्केबाज, एक मजबूत खिलाड़ी सामने होगा तो आपके प्रदर्शन का कहीं ना कहीं उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो यहां पर सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष ये रहा कि बहुत मजबूत टीमें वहां पर थी और आपने उनको हराकर स्वर्ण पदक या पदक अपने नाम पर किए। और अब बात बैडमिंटन की। बर्मिंघम में कल से शुरू हो रहा है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट। बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट ये माना जाता है और पुरुष सिंगल्स के पहले दौर के जो हैं वो मुकाबले तय हो चुके हैं। भारत के बी साई प्रणीत का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से होगा और उस विक्टर एक्सेल्सन को हराया हुआ है अभी परसों की अगर हम बात करें तो लक्ष्य सेन ने, जबकि समीर वर्मा मार्क कार्जो के साथ खेलेंगे। परुपल्ली कश्यप और गिंटिंग आमने सामने होंगे। किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला कांताफोन वांचेरान से होगा। एचएस प्रणय कुनावलत विदित सरन के साथ खेलेंगे और एक अन्य मैच में लक्ष्य सेन और भारत के ही सौरभ वर्मा आमने सामने होंगे। धर्मेंद्र, बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट माना जाता है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। अगर बात करें तो इसकी एक विश्व कप के मुकाबलों की तरह होता है निश्चित तौर पर। और जिस तरह से भारत ने प्रदर्शन किया है जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की हम बात करें जो बस अभी कुछ दिन पहले खत्म हुआ है, उम्मीदें बरकरार हैं भारतीय खिलाड़ियों से। हालांकि महिलाओं की बात करें तो बहुत खासा अच्छा प्रदर्शन जर्मन इसमें ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पे नहीं था, लेकिन अब हम क्या कहेंगे? नवीन, जब तक हम ऑल इंग्लैंड की बात करते हैं तो ठीक है, हमने इस बीच
ओलंपिक में पदक जीते। हमने जब अभी हाल में आपने कहा विश्व चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता है और श्रीकांत और लक्ष्य सेन ने अभी कुछ दिन पहले वहां पर पदक जीते थे। लेकिन ऑल इंग्लैंड में हम प्रकाश पादुकोण की बात करते हैं या पुल्लेला गोपीचंद की बात कर रहे हैं। 20 साल से हमारे यहाँ कोई पदक नहीं आया, मतलब कोई चैंपियन नहीं बना है। पदक की बात ना करें, पदक जीते हैं लेकिन कोई चैंपियन नहीं बना है। आज निगाहें लक्ष्य सेन पर हैं, क्योंकि लक्ष्य सेन, बाकी खिलाड़ियों की बात करें अगर एचएस प्रणय या श्रीकांत से बड़ी उम्मीदें कर रहती है, या बी साई परिणीत, पहले या दूसरे दौर में जब उनके सामने बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं होते हैं, कड़ी प्रतिस्पर्धा नहीं होती, तब वो जीत जाते हैं। लेकिन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल की सीढ़ी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल कहीं ना कहीं लग रही है। लेकिन लक्ष्य सेन ने एक उम्मीद जगाई है, वो बड़े मैच भी जीत रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी एक्सेल को हराया, तो उससे लग रहा है कि उनसे फिर हम उम्मीद कर सकते हैं। पीवी सिंधु निसंदेह बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है और ये कह सकते हैं कि 2 साल से लगातार कहीं ना कहीं वो बड़े मंच पर भी वो ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मतलब ये कह सकते हैं जितनी उनकी ख्याति है, लेकिन फिर भी उनसे उम्मीद की जा सकती है। और हमारी सबसे बड़ी बात है कि 2 खिलाड़ी हमारी महिला खिलाड़ी सिंगल्स में खेल रही हैं और 7 खिलाड़ी हमारे पुरुष एकल में हैं। तो भारत का बड़ा प्रतिनिधित्व हमारी 3 टीमें युगल में खेल रही हैं और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी से निश्चित तौर पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। ठीक है कि हमारे कुछ महिला युगल में भी कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ टीमें हैं और मिश्रित युगल में भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सिर्फ कुछ खिलाड़ियों के नाम लें तो लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु और चिराग और सात्विक। जी, उम्मीद करते हैं हम युगल के अंदर अगर बात करें, डबल्स में बात करें तो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी से हमें खासी उम्मीदें हैं। लक्ष्य सेन से उम्मीदें लगातार बरकरार हैं और पीवी सिंधु, जैसा कि हमारे धर्मेंद्र जी ने कहा कि पीवी सिंधु अभी उतनी फॉर्म में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ उलटफेर हो जाए और भारत एक बार फिर इस चैंपियनशिप को जीतने में कामयाब हो जाए 20 साल बाद। निश्चित तौर पर 2001 के बाद हम इंतजार कर रहे हैं। और जब बात कर रहे हैं तो चिराग और सात्विक की भी इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि दोनों को आसान ड्रॉ मिला है और जब ड्रॉ आसान होता है तो स्वाभाविक है कि आपका आत्मविश्वास के साथ बढ़ेंगे और दोनों अच्छी फॉर्म में भी हैं। और कहीं ना कहीं कुछ उलटफेर हम ध्रुव कपिला और अर्जुन से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बेहतर उन्होंने पिछले कुछ समय में कुछ अच्छे जीत दर्ज की हैं। तो ये कहा जा सकता है कि भारत बैडमिंटन के युगल में भी अपनी धीरे धीरे साख जमा रहा है, धाक जमा रहा है। लेकिन धर्मेंद्र किदाम्बी के साथ थोड़ा सा बुरा हुआ है, क्योंकि पहले दौर के पहले ही मैच में उनका मुकाबला विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी से होने वाला है। निश्चित तौर पर आएगा। तो ये बड़ी बात है कि अगर वो पहली दूसरी सीढ़ी पार कर लेते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके लिए आगे के मुकाबलों के लिए रास्ता कुछ आसान हो सकता है। जी, भारत की महिला हैंडबॉल टीम ने प्रियंका ठाकुर की कप्तानी में कजाकिस्तान के अलमाटी में इतिहास रच दिया है और स्वर्ण पदक जीत लिया है। एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कल खेले गए खिताबी मुकाबले में भारत ने थाईलैंड को 41-18 से पराजित किया। ये एक नया खेल निकल कर आ रहा है भारतीय खिलाड़ियों के बीच और हैंडबॉल जैसे टूर्नामेंट में जहां हम कहीं नजर नहीं आते थे, हम स्वर्ण पदक जीतते हैं। निश्चित तौर पर अगर कोई भी खेल है, कैसा खेल हो कि जो ओलंपिक खेल है और उस ओलंपिक खेल में हमारी कहीं गणना ही नहीं होती है, अगर उसमें हमारी जूनियर टीम अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना होगा कि इस पर न सिर्फ संघ को, हैंडबॉल संघ को ध्यान देना होगा, बल्कि खेल मंत्रालय को भी इस पर विशेष रुचि रखनी होगी कि अगर हमारी एक जूनियर टीम जीत रही है तो उसको आगे बढ़ाने के, जिस तरह से कई खिलाड़ियों को टॉप्स में लिया गया है, ऐसी टीमों को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। जी, चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि मौजूदा चैंपियन पंकज आडवाणी ने आज नई दिल्ली में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के एहसान रमजान को 4-1 से हराकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है और इसके साथ ही आडवाणी ने नॉकआउट चरण के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। धर्मेंद्र, वक्त बहुत कम है आज के इस अंक में हमसे जुड़ने के लिए, विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए और तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए और हमारे श्रोताओं को जागरूक करने के लिए, कुछ खास खेलों में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका तहे दिल से आभार। नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 और स्वर्ण पदक अपने नाम किए। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से बर्मिंघम में शुरू और भारत की महिला हैंडबॉल टीम ने कजाकिस्तान के अलमाटी में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।